हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा आज का बायोलॉजिकल मेथड्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस टॉपिक के अंदर आपने क्या चीज़ डिस्कस करनी है। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि जिस तरह फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अदर साइंसेस जो हैं उनके अंदर आप किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं तो आप बाकायदा किसी मेथड के ज़रिए स्टडी करते हैं, कोई मेथड अप्लाई करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको कहूँ कि एक बच्चा जो है वो मैट्रिक में है, क्या वो डायरेक्ट मैट्रिक में चला गया? नो, उसके स्टेप हैं। वो पहले प्राइमरी, फिर मिडल और फिर मैट्रिक। इसी तरह जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करने की तरफ जाना है तो आप बायो के अंदर उसमें बायोलॉजिकल मेथड्स जो है उस मेथड्स के ज़रिए, उस तरीक़ाकार के ज़रिए जो है आप उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 पॉइंट है। पहला है सिस्टमटाइज्ड नॉलेज। जो बायोलॉजी है ना, ये एक बाकायदा सिस्टमटाइज नॉलेज है। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ है जो है वो वैसे ही उठा के आपकी बुक्स में डाल दी हुई हैं और आपको कह रहे हैं कि इसके बारे में पढ़े। वो बाकायदा एक सिस्टम के तहत जो है वो आप तक डाटा पहुंचा है। उसको डिफरेंट स्टेप्स में साइंटिस्ट ने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद फिर जो है वो अपनी जो लास्ट शक्ल में आप तक पहुंचा है। तो ये सिस्टमटाइज्ड नॉलेज है। उसके बाद स्टूडेंट ये सेट ऑफ मेथडोलॉजी कि आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप कोई मेथड लगाते हैं, किसी मेथड के ज़रिए चीज़ों को जो है वो स्टडी करते हैं। और इसके बाद आपके पास जो है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटली इंक्वायरीज़ होती हैं। इंक्वायरीज़ हैं ये क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, फिर ये इंक्वायरी करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है बायोलॉजिकल मेथड्स के अंदर फिर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो हम चलते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट देखें, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपने स्टडी करनी है तो सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में आप देखते हैं। और वो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली दो तरह की होती है। या तो वो होगी क्वालिटेटिव, अगर वो क्वालिटेटिव नहीं है तो फिर वो होगी क्वांटिटेटिव। मैं आपको ये बता दूं कि जो क्वालिटेटिव है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सेंसेस। हम डिफरेंट सेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं किसके अंदर? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर। अब वो सेंसेस कौन कौन सी हैं? जिस तरह के विजन, देखना, हेयरिंग, सुनना, टेस्ट, टच, ये सारे जिसको हम 5 सेंसेस कहते हैं, ये यूज़ करते हैं किसके अंदर? हम क्वालिटेटिव के अंदर। और फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ की नेचर किस तरह की है। हमने उसको टच करके चेक करना है या देख के देखना है। देखें, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, आपने उसका टेस्ट करना है तो आप देख के कभी भी उसके टेस्ट को जो है वो चेक नहीं कर सकते। आप जब तक उसको जो है अपनी टंग के ऊपर रखेंगे तो फिर आप उसको चेक कर पाएंगे कि इसका टेस्ट क्या है। इसी तरह एक चीज़ है, अब दूर पड़ी हुई है, देख के आप नहीं बता सकते कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है जितनी देर तक आप उसको टच ना करें। तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कि वो जो ऑब्जर्वेशन है आपकी वो कैसी है। तो वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव के बाद नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। स्टूडेंट, ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ना, ये बेसिकली मैयर में आती है। आप चीज़ों को मैयरमेंट में ले आते हैं, चीज़ों को मैयर कर सकते हैं। और ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये बेसिकली इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं ताकि चीज़ों को मैयर किया जाए। ठीक है, ऊपर वाली जो है आप इसको मैयर तो नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक चीज़ है, आम है, आम कितना मीठा है, आप ये तो नहीं कह सकते कि 5 ग्राम मीठा है या 1 किलोग्राम मीठा है। तो वो ऊपर वाली जो है वो क्वालिटी है। ये जो नीचे वाली है ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव को आपको पता मेजर कर सकते हैं और इसमें आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि आप अपनी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हाइट को मेजर करें। ये जो हाइट को मेजर करना है ये किस में आएगा? ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आता है। आपके पास बाकायदा कोई जो है स्केल होगा जिसके ज़रिए आप हाइट को मेजर करते हैं और मेजर करने के बाद फिर आप उसको रिटन
जो है फार्म में लेके आते हैं कि हमारी क्लास के अंदर कितनी हाइट के लोग कितने हैं और कितनी हाइट के लोग कितने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बाद जब आपकी वो रिटर्न फॉर्म में आ जाए तो उसी ही ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। लेकिन हाइपोथेसिस की एक चीज़ और याद रखनी है, मैं 3 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 2 3। ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको हम बैकग्राउंड नॉलेज कहते हैं। ये जो हाइपोथेसिस होती है ना, हाइपोथेसिस जो है ये बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे भी बनाई जाती हैं, ठीक है जी। कैसे? जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं कि जी एक टीचर है, एक टीचर ने जी एक क्लास है बायोलॉजी क्लास, उसमें ना 1 साल पहले बच्चों की जो है हाइट को मेजर किया और वो बच्चे तकरीबन मैच्योर थे। आपको पता है कि 22 ईयर्स के बाद हाइट वैसे ही नहीं ग्रो करती, बढ़ती नहीं है, जितनी उसने करनी होती है वो कर लेती है, ठीक है। उसने 1 साल पहले वो उसके ऊपर हाइट को मेजर किया, करने के बाद जो है वो डाटा उसने रख दिया। अब अगले साल मैं जब उसी क्लास पे काम करना था तो मेरे पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है, मैं उसी बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे नेक्स्ट हाइपोथेसिस को डिज़ाइन कर लूँगा, हाइपोथेसिस बना लूँगा। तो फिर स्टूडेंट मुझे बताएं कि हाइपोथेसिस को बनाने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास? 3, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और तीसरा है बैकग्राउंड नॉलेज। इन तीनों जो आपके पास वेज हैं, इनके ज़रिए जब आप चीज़ बनाते हैं जो आपकी रिटर्न फॉर्म में आ जाती है उसको आप कहते हैं हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस के लिए आपकी बुक में एक वर्ड लिखा होगा कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। अब ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ना, इसके बारे में डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के अंदर। टेंटेटिव का बेसिकली मतलब आजमाइशी होता है और आजमाइशी के साथ साथ टेंटेटिव का दूसरा जो है ये होता है आरजी, ठीक है। ये आरजी एक्सप्लेनेशन हुई है किसकी? ऑब्जर्वेशन की। हाइपोथेसिस किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जर्वेशन पे। अब आपके पास हाइपोथेसिस बन गई है जो आपने इन तरीकों से की। अब हाइपोथेसिस को बनाने के भी बेसिकली 2 तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, एक हमारे पास है जी डिडक्टिव रीजनिंग, और डिडक्टिव रीजनिंग के बाद दूसरी है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव का मतलब होता है डिड्यूस करना, किसी चीज़ को अखज़ करना। मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ प्रीमाइज। प्रीमाइज का मतलब होता है अहाता करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ को स्टडी करना, ठीक है। उर्दू में प्रीमाइज का मतलब होता है अहाता करना। एक मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है बर्ड्स की, और बर्ड्स के साथ दूसरी एग्जाम्पल है प्लांट की। जो पहली एग्जाम्पल है ना बर्ड्स की, इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, ऑल बर्ड्स हैव अ विंग, ठीक है। बात मेरी गौर से सुननी है, मैं किसको एक्सप्लेन करने लगा हूं? डिडक्टिव रीजनिंग को। एक चीज और बता दूं, ये जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये इफ और देन इन 2 लफ्जों पे डिपेंड करती है। कैसे? इफ ऑल बर्ड्स हैव अ विंग एंड स्पैरो आर आल्सो बर्ड। स्पैरो जो है वो भी एक बर्ड है, इसका मतलब अगर तमाम बर्ड्स के विंग हैं तो स्पैरो जो है उसके भी क्या होंगे? विंग होंगे। इफ ऑल बर्ड हैव अ विंग देन स्पैरो आल्सो हैव अ विंग, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह स्पैरोज, बहुत सारी स्पैरो जो है। अब बर्ड्स एक आपको पता है कि जनरल टर्म है, स्पैरो जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है। स्पैरो भी एक परिंदा है, ठीक है, स्पैरो भी एक बर्ड है। अब देखिए दुनिया में जितने भी बर्ड्स हैं सबके विंग हैं और स्पैरो भी एक बर्ड है, इसका मतलब फिर ये है कि स्पैरो के भी क्या हैं? विंग हैं। विंग मीन कि उसके जो पर हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने बनाई है हाइपोथेसिस, ये मैंने जनरल वर्ड से स्पेसिफिक की तरफ आया हूं या स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गया हूं? मेरी बात को जरा स्टेटमेंट को गौर से सुने। जनरल मीन बर्ड्स जनरल था और स्पैरो स्पेसिफिक थी, मैं आया हूं जनरल से स्पेसिफिक, तो ऐसी रीजनिंग को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसके अंदर बेसिकली होता है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना।
इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जो है जाना होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हमारे पास अगर हम कहें कि स्पैरो एक परिंदा है और उसके विंग हैं, इसका मतलब है दुनिया में जितने भी परिंदे हैं सबके क्या हैं, विंग। तो अब देखिए मैं स्पैरो से कहाँ पे क्या हूँ, बर्ड्स की तरफ। तो ऐसी रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव रीजनिंग के साथ एक चीज़ और, मैं एक बर्ड्स के साथ एक प्लांट की एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, ये भी सुन लें। मैं पहले प्लांट की एग्जाम्पल बताने लगा हूँ, जनरल टू स्पेसिफिक। अगर दुनिया में तमाम प्लांट जो हैं उनके पत्ते ग्रीन हैं, इसका मतलब है वो फोटेंसिस करते हैं। ठीक है जी, दुनिया में जितने भी प्लांट हैं उनके पत्ते ग्रीन हैं, वो फोटेंसिस करते हैं। तो चावल जो है वो भी एक प्लांट है और उसके पत्ते भी ग्रीन है, इसका मतलब वो भी फोटेंसिस करता है और वो भी वही प्रोडक्ट बनाता है। अब देखिए दुनिया में जितने भी प्लांट थे और चावल, प्लांट जो है ये एक जनरल टर्म है और चावल जो है ये एक स्पेसिफिक टर्म है। तो ये आई है जनरल टू स्पेसिफिक, इसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। और ये अगली एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि चावल एक पौधा है, इसके पत्ते हरे हैं और ये फोटेंसिस करता है, इससे ग्लूकोज बनती है। इसका मतलब है दुनिया में जितने भी पौधे हैं उनके पत्ते हरे हैं और वो भी फोटेंसिस करते हैं। ये मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ गया हूं या स्पेसिफिक से जर्नल, स्पेसिफिक से जर्नल। तो ऐसी जो है हमारे पास रीजनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग का बेसिकली मतलब होता है लॉजिक, क्योंकि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर हाइपोथेसिस में हम लॉजिक को ऐड कर दें, ये तो हमारे पास सिंपल ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनी है ना, अगर हाइपोथेसिस में हम लॉजिक एंटर कर दें तो वो हाइपोथेसिस ज़रा और बेहतर हो जाती है। तो दो तरह के लॉजिक मैंने बता दिए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अच्छा जी स्टूडेंट, तो ये कुछ बर्ड्स लिखे हुए, ईगल, पैरट, हॉक, क्रो वगैरह जो हैं, ये सारे बर्ड ऐसे हैं जिस तरह की मैंने ऊपर एग्जाम्पल इसकी ऑलरेडी जो है बता दी। और बताने के बाद फिर आप इनके कंक्लूजन वगैरह निकालते हैं कि जी अगर इसके तमाम बर्ड्स हैं, वो बर्ड वो उन सब के विंग हैं, तो इसका मतलब ये भी एक बर्ड है, देन इट हैव आल्सो विंग एंड दे फ्लाई। ठीक है, अब देखें अगली जो बात है हमारे पास कि जो हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस को बनाने के कुछ और तरीके भी हैं। ठीक है, एक तो हाइपोथेसिस बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, इसके अलावा हाइपोथेसिस जो है इसको हम बनाते हैं इमेजिनेशन करके, किसी चीज को इमेजिन करके। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आइंस्टाइन था, E = mc², उसने इमेजिन ही किया ना, प्रैक्टिकली तो प्रूफ नहीं है। ठीक है जी, उस वक्त जो है E = mc²। अब ये जो इमेजिनेशन है, ये इंट्यूशंस इसको कहते हैं। उसके बाद है एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब होता है खूबसूरती। कैसे, जैसा कि मेरे पास ये एक फ्लावर है, अगर मैं दूर से देखूं, ये जो फ्लावर है इसका कलर है जी रेड। अगर मैं दूर से देखूं इस फ्लावर का कलर अगर रेड हो, तो रेड होने की वजह से मैं कहता हूं कि इस फ्लावर का कलर रेड है, तो इसका मतलब है कि इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। इसको क्या बोलते हैं, एस्थेटिक प्रेफरेंस, कि खूबसूरती की बेस पे किसी चीज को जो है वो बना लेना हाइपोथेसिस। उसके बाद है रिलीजियंस एंड फिलोसफिकल डाटा। आप मजहब और फिलॉसफी के लिहाज से भी बहुत सी हाइपोथेसिस बनाते हैं। जिस तरह के हमारे रिलीजियंस में एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट वगैरह बताए जाते हैं कि इंसान जो है वो मंकी से बना, कुछ कहते हैं वो इधर से बना, तो वो फिलॉसफिकल डाटा कुछ हो रहा है, रिलीजियंस कुछ हो रहा है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। बहुत सी हाइपोथेसिस जो हैं वो हम कंपैरिजन की बेस पे भी बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अपेंडिक्स आपकी बॉडी के अंदर है। वो जो अपेंडिक्स है ना, वो आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं करती, लेकिन आपकी बॉडी में मौजूद है। जब आप साइंटिस्ट ने जो हमारे पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी, एनाटमी वाले जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब स्टडी की तो उन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली अपेंडिक्स हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करती, लेकिन हमारे एंसेस्ट्रल के अंदर ये फंक्शन करती थी। अब ये जो एंसेस्ट्रल्स हैं उनके अंदर अगर फंक्शन करती है, तो ये कैसे हमने हाइपोथेसिस बनाई है, ये बनाई है कंपेयर करके, चीज़ों को कंपैरिजन करके। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरी वन थिंग देन डिस्कवर्ड एन अदर, कि हमारे पास अगर एक चीज़ डिस्कवर्ड हुई है ना, उसी को देखते हुए कुछ और भी डिस्कवर्ड साथ उसमें डिस्कवर्ड हो जाता है, नई चीज़ हमें नया आइडिया मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की जो है, इससे भी हम जो है डिस्कवरी की बेस पे
हम नेक्स्ट जो है हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट जब हाइपोथेसिस बन जाती है ना, अब हाइपोथेसिस बनने के बाद वो जो साइंटिस्ट है ना जिसने बनाई है, वो तो इस हाइपोथेसिस पे 100% एग्री है, क्लियर है। वो इसको कह रहा है कि जी मुझे बिल्कुल जो है मैं 100% ठीक हूं कि मेरी हाइपोथेसिस ठीक है। अब मैं दोबारा आपको यहां पे एक चीज बता दूं, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड्स जो है, इसमें आप किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं। जिस तरह मैट्रिक में आपने मलेरिया की एग्जांपल पढ़ी, मलेरिया को स्टार्ट में कहते थे कि ये मार्शी एरिया, दलदली इलाकों से आने वाली हवा की वजह से मलेरिया होता है, लेकिन वक्त के साथ वो स्टेटमेंट गलत हो गई, फिर कहा जी ये प्लाज्मोडियम से होता है। ठीक है, इस तरह ये बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करके उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप जो है स्टडी करते हैं। अब जो आपके पास हाइपोथेसिस बन गया ना, अब ये जो हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस ने बनना है थ्योरी, लेकिन थ्योरी बनने से पहले इसको चेक किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। जो दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट हैं वो इस हाइपोथेसिस को जो है डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर तो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाए तो जो जिसने बनाई है वो तो मतलब कि उसका जो है हौसला अफजाई होगी, लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो फिर इससे नए पॉइंट जो हैं वो रेस होंगे, उसी वजह से ये रिजेक्ट होगी ना। देखें जी, हमारे पास हाइपोथेसिस जो है, उस जो अच्छी हाइपोथेसिस है वो अपने आप को खुद एक्सप्लेन करती है, वो एक्सप्लेनेटरी पावर रखती है जो हाइपोथेसिस होती है। ठीक है जी, और वो अपने आप को एक्सप्लेन कर ले, फुलफिल हो जाए, मतलब कि तमाम साइंटिस्ट अगर एग्री हो जाएं तो वही हाइपोथेसिस क्या हो जाती है, थ्योरी बन जाती है। अब ये जो थ्योरी है, अच्छी थ्योरी वो है जो प्रोडक्टिव है। वो जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है उससे बहुत से नए पॉइंट निकलते हैं, नए आइडियाज मिलते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना है, जो थ्योरी होती है ना ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल नहीं है। जिस तरह हमारे पास सेल थ्योरी, अब वो जो सेल थ्योरी है मैं चैप्टर 4 में आपको पढ़ाऊंगा। सेल थ्योरी स्टूडेंट किसी हद तक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होती है, लेकिन वायरस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइंटिस्ट कैटेगराइज करते हैं, उस पे सेल कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी होती है, इस थ्योरी अगर बहुत से साइंटिस्ट क्या करते हैं, स्केप्टिकल अप्रोचेज, ये ऐसी अप्रोचेज हैं जिसको कहते हैं शक व शुबाहत, मतलब कि उस थ्योरी को जो है शक की निगाह से स्टडी करते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं, ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर वो थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाए, हर जगह पे एक्सेप्ट हो, तो जो हमारे पास इररिफ्यूटेबल थ्योरी है, जो कभी भी रिजेक्ट ना हो, रद्द ना होने वाली जो थ्योरी होती है, वो बन जाता है लॉ। और लॉ जो है स्टूडेंट ये एक ऐसी चीज़ है ये जो नेचर पे एग्जिस्ट करता है, और लॉ जो है ये बेसिकली कुदरत का, नेचर का जो है कानून है, एक शाहकार है जो एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि नेचर के राजों में से एक राज आपने जाना, अल्लाह ताला ने आपको वो इतनी सलाहियत दी, इतनी ताकत दी कि आपने जो है उसके बारे में बताया। तो हमारे पास फिर बायो के अंदर बहुत कम लॉ हैं, जिस तरह आपने मैंडल के लॉज पढ़े होंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैट्रिक के अंदर, और एक है हार्डी विन बियरिंग, इसको थ्योरी भी कहते हैं और लॉ भी कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट थे, इनका हम सेकेंड ईयर के अंदर एक चैप्टर है एवोल्यूशन का, उसके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ अक्सर हम डिस्कस करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा लॉ हैं, लेकिन बायो में 2 लॉ हैं। बहुत से लोग भी इस पे एग्री भी नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि बहुत से कहते हैं जी ये रिजल्ट ऐसे हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये होता है कि बायोलॉजी में इतने लॉ कम क्यों हैं? तो आपके इन्हीं पैराग्राफ में एक वर्ड होगा इल्यूसिव इन नेचर। वो जो इल्यूसिव इन नेचर है उसका मतलब होता है कि मुगालते में डाल के रखना, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट किए रखना, मतलब आप कहते हैं ना कि डबल माइंडेड रहना कि यार पता नहीं ये होगा या ये होगा, ऐसे होगा। तो इसलिए बायोलॉजी जो है इसको स्टडी करना जो है ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट होता है। जब भी आप किसी भी चीज़ को अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बायोलॉजिकल मेथड्स को जो है अप्लाई करते हैं। तो मुझे ये बताएं स्टूडेंट कि बायोलॉजिकल मेथड में पहला पॉइंट क्या था? ऑब्जर्वेशन। 2 तरीके से होती है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और तीसरा बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे। ऑब्जर्वेशन जब होती है तो उससे बनती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है उसकी डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग होती हैं, उनकी बेस पे ये लॉजिकल अप्रोचेस होती हैं, इससे बनती हैं हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद वो बन जाती है थ्योरी। अब वो जो थ्योरी है, एक प्रोडक्टिव थ्योरी जो होती है, एक्सप्लेनेटरी थ्योरी जो होती है, अगर वो एप्लीकेबल हो, तमाम साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वही थ्योरी बाद में क्या बन जाती है, लॉ, और लॉ पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, बायोलॉजिकल मेथड। हम स्टूडेंट अपने टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आज के लिए थैंक यू।